गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और यहां पे इस लेक्चर के अंदर इंडिया को आजादी जो है वो दिला देंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और शुरुआत करेंगे वेरियस टॉपिक्स के साथ। मुस्लिम लीग के बारे में डिस्कशन करेंगे, मुस्लिम डेलीगेशन को डिस्कस करेंगे, एक एमसीक्यू जो है वो ब्रिटिश के बारे में भी है, लॉर्ड माउंटबेटन को लेके है। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के ऊपर 2 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। जिन्ना के बारे में डिस्कशन करते हुए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे चलेंगे, देन मुस्लिम मेजोरिटी और माउंटबेटन प्लान के बारे में देखेंगे। तो यहां पे हमने बेसिकली जो अपनी स्पेक्ट्रम की पूरी बुक को कवर किया है 1600 से लेकर 1947 का जो पीरियड था, जब हमने देखा था वेरियस जो यूरोपियन कंपनीज थी वो कैसे इंडिया में आई थी और 1947 में हमें आजादी मिली थी। पूरा पीरियड जो था अराउंड 350-400 साल का जो है, इवन 1600 से पहले के एरिया को भी हमने कवर किया था। ये 400 साल की जो हिस्ट्री थी हमने कवर कर ली स्पेक्ट्रम की बुक से। ठीक है, ये जो पीरियड होता है ये आपका प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेंस के अंदर भी इससे क्वेश्चन आते हैं और प्री के अंदर तो आते ही आते हैं। यहां पे इसके बाद एक और चीज आपके सिलेबस में, दैट इज कॉल्ड द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो हिस्ट्री जो पोस्ट इंडिपेंडेंस की है, जो कि 1947 से लेकर अब तक की है, कि कैसे सरकार बनी, ठीक है, कैसे वेरियस गवर्नमेंट जो थी वो फॉर्मुलेट करी गई, 1962 की जो वॉर थी उसके बारे में, 1965 की वॉर के बारे में, 1991 की एलपीजी के बारे में, 1975 की इमरजेंसी के बारे में। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आपके आएंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर। इसके लिए अगर आपको याद हो, बिपिन चंद्रा ने इस पीरियड के लिए एक अलग बुक लिखी है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, और यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए एक अलग बुक लिखी है। और वैसे भी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की बुक्स अलग आती हैं। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया के लिए जो कि मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग एक और सीरीज जो है वो बना रहे हैं, और जैसे ये सीरीज हम लोग रोल आउट करते हैं आपको इस चीज के बारे में बता देंगे, ताकि आप इस सीरीज को देख सके मेंस के अंदर आंसर्स करने के लिए। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो यहां पे आप जानते हैं कि आपको 6 या 6 से ज्यादा स्कोर करना है, लेस देन 6 आता है तो आप exam.netmock.com पे जाकर जो क्विजेज हैं उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है? पहली कहती है द लीग रिफ्यूज टू अटेंड इनफॉर्मल मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट टू टेक डिसीजन। जो लीग थी उसने मना कर दिया था कि जो कैबिनेट की मीटिंग्स है, इनफॉर्मल मीटिंग्स, उसको हम ज्वाइन नहीं करेंगे। सेकंड, द लीग क्वेश्चन द डिसीजन एंड अपॉइंटमेंट्स मेड बाय कांग्रेस मेंबर। तो लीग ने क्वेश्चन किया किस चीज का? ऐसे डिसीजन और अपॉइंटमेंट्स का जहां पर कांग्रेस मेंबर्स जो थे वो अपॉइंट कर रहे थे। लियाकत अली खान एज द फाइनेंस मिनिस्टर रिस्ट्रिक्टेड एंड एनकम्बर्ड द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ अदर मिनिस्ट्रीज। लियाकत अली खान जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जिनको दी गई थी वो दूसरी मिनिस्ट्रीज को काम नहीं करने दे रहे थे। सोचिए। चलिए, तो जब इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की बात आ रही थी, यहां पे इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर दोनों को लिया गया था। एक तरफ कांग्रेस थी, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग थी, लेकिन मुस्लिम लीग जो थी वो कोऑपरेट नहीं कर रही थी। तो यहां पे कांग्रेस ने ब्रिटिशर्स को कहा कि आप लोग मुस्लिम लीग से बात करिए, मुस्लिम लीग के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात करिए, ताकि वो अपना एटीट्यूड जो है वो चेंज कर ले, अदरवाइज यहां पे काम करना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, और चाहें तो वो जो है क्विट भी कर सकते हैं। अब ऐसा कहा क्यों गया था? क्योंकि यहां पे कैबिनेट की जो मीटिंग्स होती थी, इनफॉर्मल मीटिंग्स, वहां पे लीग ज्वाइन नहीं करती थी। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। एट द सेम टाइम कांग्रेस के कोई भी डिसीजन होते थे उसके अंदर इंटरफेरेंस जो था वो मुस्लिम लीग का चलता रहता था। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। लियाकत अली खान, यहां पे वेरियस मिनिस्टर्स थे, कुछ कांग्रेस की साइड से थे और कुछ मुस्लिम लीग की साइड से थे। जैसे मुस्लिम लीग की साइड से एक मिनिस्टर थे जिनका नाम था लियाकत अली खान, जिनको फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई थी। वो बाकी की मिनिस्टर्स को एफिशिएंटली काम नहीं करने देते थे। फाइनेंस जो है एक काफी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है, तो यहां पे दूसरों के काम में इंटरफेरेंस जो था वो चलता रहता था। आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। चलिए कुछ और चीजें जान लेते। तो हुआ क्या था, देखिए, फरवरी 1947 का वो टाइम था जब कांग्रेस ने वॉइस रॉय को लिख के दिया कि देखिए आप लोग मुस्लिम लीग को कहिए कि वहां के मेंबर्स या तो काम करें नहीं तो रिजाइन कर दें, और अगर वो ऐसा इन दोनों में से एक चीज नहीं करते हैं तो हम लोग खुद ही रिजाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज चल रही थी क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी वो कांग्रेस को काम नहीं करने दे रही थी। इस वजह से कांग्रेस ने वॉइस रॉय को ये कंप्लेन करी थी। और इसके बाद हुआ क्या, लीग ने ये कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए ही नहीं, इसको डिसॉल्व करो। तो तब तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि इतनी मुश्किलों के बाद तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, और इसके बाद काफी क्राइसिस लाइक सिचुएशन जो थी वो अराइज हो गई थी। ठीक है, क्योंकि यहां पे कांग्रेस को समझ में आ गया था कि मुस्लिम लीग जो है वो काम नहीं करना चाहती है, वो सिर्फ इंटरफेयर करने के लिए इंटरिम गवर्नमेंट में आई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू टेंशन बिटवीन हिंदू मुस्लिम्स। तो किस किस ने हिंदू मुस्लिम के बीच में टेंशन को बढ़ाने की यहां पे बात करी? क्या नौजवान भारत सभा की वजह से हिंदू मुस्लिम टेंशन बढ़ी थी? व्हाट अबाउट शिमला डेप्यूटेशन? मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं।
चलिए, नौजवान भारत सभा तो भगत सिंह ने बनाई थी और आप जानते हैं कि वहां पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करी जाती थी, तो यहाँ पे पहली जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया वो तो इनकरेक्ट हो जाता है। इसी वजह से डी और ए दोनों ही एलिमिनेट हो जाते हैं। 50-50 रह गया आपके पास। शिमला डेप्यूटेशन याद होगा, हमने कुछ लेक्चर पहले पढ़ा था। आगा खां जो थे, आगा खां लेड अ मुस्लिम डेलीगेशन, जिसको शिमला डेप्यूटेशन या शिमला डेलीगेशन के तौर पे जाना चाहता है, और ये गए थे वॉइस रॉय से मिलने। ठीक है, वॉइस रॉय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। और यहां पे डिमांड किया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स, किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। और इसी वजह से कहीं ना कहीं मुस्लिम्स और हिंदू के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो इंक्रीज हुआ, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग करी गई थी। ये चीज हिंदूज को भी पसंद नहीं आई और एक स्पेसिफिक सेक्शन मुस्लिम्स का उनको भी पसंद नहीं आई। और ये जो पहले ही दोनों के बीच में जो डिस्ट्रस्ट था वो पहले से ही ज्यादा था, और इस चीज के बाद डिस्ट्रस्ट और भी बढ़ गया शिमला डेप्यूटेशन के बाद। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और फिर मॉलोई मिंटो रिफॉर्म्स जो 1909 में आए, आपको पता है उसके अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट दे भी दिए गए मुस्लिम्स को। ठीक है, तो ये देश को डिवाइड करने की एक चाल जो थी वो चली गई थी, और यहां पे ही आप कह सकते हैं मॉलोई मिंटो रिफॉर्म से सेपरेट इलेक्टोरेट देने के बाद ही जो पाकिस्तान थे उसके सीट्स जो थे वो डाले जा चुके थे। तो तीसरा यहां पे जो ऑप्शन है वो भी ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर विल बी बी। सेकंड और थर्ड हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसर्निंग ब्रिटिश लिविंग इंडिया। पूछा कि ब्रिटिश लिविंग इंडिया को लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे उसके कंसर्निंग 3 स्टेटमेंट दिए। पहली कहती है अ डेडलाइन ऑफ जून 30, 1948 वाज फिक्स्ड टू ट्रांसफर द पावर। 30 जून 1948 वो दिन डिस्कस किया गया था, एक डिसाइड किया गया था जब पावर ट्रांसफर किया जाएगा इंडियंस को। ब्रिटिश वुड रेलिंक्विश पावर ईदर टू सम फॉर्म और सेंट्रल गवर्नमेंट और इन सम एरियाज इन एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश जो होंगे वो अपनी पावर को किस तरीके से छोड़ेंगे? या तो कुछ पावर्स जो होंगी इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ के जाएंगे और कुछ एरियाज में प्रोविंशियल गवर्नमेंट को छोड़ के जाएंगे। थर्ड, ब्रिटिश पावर्स एंड ऑब्लिगेशन विज़-अ-वी प्रिंसली स्टेट्स वुड नॉट लैप्स विद द ट्रांसफर ऑफ पावर। पावर तो ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन जो ब्रिटिश पावर एंड ऑब्लिगेशन कंसर्निंग प्रिंसली स्टेट्स थी वो खत्म नहीं होंगी। सोचिए, चलिए, तो यहां पे जो डेट डिसाइड करी गई थी वो जून 30, 1948 है, बिल्कुल सही है यहां पर, और इससे पहले ही हमें आजादी दे दी गई थी। यहां पे अगर बात करें कि ब्रिटिश ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देने की बात करी थी, तो उन्होंने यही सोचा था या किसी तरीके की सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनको हम पावर देकर जाने वाले हैं। एंड एट द सेम टाइम प्रिंसली स्टेट्स को लेकर हमारी पावर और ऑब्लिगेशन जो है वो लैप्स हो जाएंगी। तो यहां पे जो दिया गया कि वो लैप्स नहीं होने वाली थी, ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज दे वर सपोज टू बी लैप्स्ड। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश पावर्स और ऑब्लिगेशन प्रिंसली स्टेट्स के लिए भी लैप्स हो जाती एक बार जब पावर ट्रांसफर हो जाती। ठीक है, आंसर क्या होगा? पहली 2 स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है, आंसर विल बी डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज कंसर्निंग हु रिप्लेस्ड वेवल एज वॉइस रॉय। तो यहां पे वेवल जो थे, लॉर्ड वेवल, वो वॉइस रॉय हुआ करते थे। उनके बाद वॉइस रॉय कौन बने थे? क्या वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे, माउंटबेटन बने थे, क्लाइव बने थे, या फिर नन ऑफ द अबव, कोई और ही पर्सनैलिटी बनी थी? सोचिए। चलिए, तो क्लाइव और हेस्टिंग्स नहीं हो सकते क्योंकि ऑलरेडी आके वो जा चुके हैं। तो यहां पे आंसर हमारा क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन जो थे 1947 में, जो काफी सारी चीजें जो थी वो मैनेज करी गई थी। अगर आपने कोई मूवी देखी है ऐसे कंसर्निंग या ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आएगा, काफी सारी चीजें माउंटबेटन ने यहाँ पे प्लान करी थी, और इसी वजह से माउंटबेटन प्लान के बारे में भी आपने सुना होगा, और नहीं सुना तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। माउंटबेटन वुड रिप्लेस वेवल एज द वॉइस रॉय, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे माउंटबेटन ने वेवल को, लॉर्ड वेवल को रिप्लेस किया था। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को लेके पूछा गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था वो किस चीज पे बेस्ड था? ठीक है, क्या वो वेवल प्लान पे बेस्ड था, एटली प्लान पे था, माउंटबेटन प्लान पे था, या चर्चिल प्लान पे था? सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, जुलाई 5, 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पास किया था, जो कि माउंटबेटन प्लान के ऊपर बेस्ड था। तो सी तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पे रॉयल एसेंट जो थी वो भी इसको मिल गई थी, इस पर्टिकुलर प्लान को, ऑन जुलाई 18, 1947। ठीक है, तो अब सिर्फ 1 महीना रह गया इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जब हमें आजादी मिलेगी, और ये जो पर्टिकुलर एक्ट था 15 अगस्त 1947 को इंप्लीमेंट भी कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, माउंटबेटन प्लान के ऊपर बेस्ड था इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो कि 5 जुलाई 1947 को पास किया गया था। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। चलिए, स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो हमने एमसीक्यू के थ्रू यहां पे कवर कर ली है, इससे मिलती जुलती सीरीज हमारी लक्ष्मीकांत थ्रू एमसीक्यू की सीरीज है। इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये प्रीलिम्स के अंदर काफी आपको हेल्प करने वाली है ये पर्टिकुलर सीरीज।
ये जो दोनों सीरीज स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत की सीरीज को बनाया गया था, ये प्रीलिम्स को ध्यान में रख के ही बनाया गया था ताकि वहां पर प्रीलिम्स एग्जाम में कोई भी आपका एमसीक्यू जो है वो स्किप ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। दो स्टेटमेंट दे रखी है। पहली कहती है द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इस एक्ट ने कहा था कि 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनेगी, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। ठीक है। सेकंड, ईच डोमिनियन वाज टू हैव अ गवर्नर जनरल टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द एक्ट। तो दोनों डोमिनियन के पास अपना अपना गवर्नर जनरल होंगे जो इस पर्टिकुलर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को इंप्लीमेंट कराने में हेल्प करेंगे, रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में कह दिया गया था कि पाकिस्तान बनेगा, इंडिया का अपना गवर्नर जनरल होंगे, पाकिस्तान के पास अपना गवर्नर जनरल होगा और वो इस पर्टिकुलर एक्ट को इंप्लीमेंट कराने में हेल्प करेगा। तो यहां पे दोनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है, आंसर हो जाएगा हमारा डी। अब वो गवर्नर जनरल कौन थे वो भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो इसी को लेकर ही है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो दो स्टेटमेंट दे रखी है। पहली कहती है मोहम्मद अली जिन्ना बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो पहले गवर्नर जनरल बने, किसके, पाकिस्तान के, हो सकता है। सेकंड, जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के हिसाब से पाकिस्तान जो था उसे 14 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट किया गया और 15 अगस्त 1947 को फ्रीडम जो थी वो इंडिया को दी गई। और यहां पे दोनों के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप अपने अपने यहां पे एक गवर्नर जनरल को रखें जो कि इस पर्टिकुलर एक्ट को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। वो खुद बने ये गवर्नर जनरल और कोशिश करी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को इंप्लीमेंट करने की। यहां पर हमारे केस में ऑलरेडी माउंटबेटन जो थे वो गवर्नर जनरल थे और यहां पे जो इंडियन पॉलिटिशियंस थे उन्होंने कहा, जो कांग्रेसमैन थे, कि माउंटबेटन जो है उन्हीं को ही एज ए गवर्नर जनरल कंटिन्यू करना चाहिए। तो यहां पे नेहरू नहीं बने, माउंटबेटन कंटिन्यूड एज द गवर्नर जनरल। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगस्त 15, 1947 ऑल स्टेट साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट। तो 15 अगस्त 1947 तक सभी स्टेट्स ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था वो साइन कर लिया था, लेकिन कौन सी ऐसे स्टेट्स थे तीनों में से, कश्मीर, हैदराबाद, यूनाइटेड प्रोविंस को लेकर, जिन्होंने ये एक्सेशन का जो इंस्ट्रूमेंट था वो साइन नहीं किया था। सोचिए क्या आंसर है, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, वेरियस किंग्स जो थे वेरियस रीजन्स के, उनको किसी ना किसी तरीके की अट्रैक्शंस, लुक्रेटिव चीजें, बेट्स दी गई थी। जैसे कुछ लोगों को कहा गया कि प्रिवी पर्स जो है वो स्टार्ट किया है हमने, तो आपको पैसा दिया जाएगा। प्रिवी पर्स क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली जो सीरीज होगी उसमें देखेंगे, वहां के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड, बेसिकली इसमें होता क्या था, जो किंग्स होते थे ना उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट जो था वो दिया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा। तो किंग्स जो थे वो काफी खुश थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके, क्योंकि उनको यहाँ पे रेकरिंग पेमेंट जो थी वो गवर्नमेंट के द्वारा करी जाती थी। इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया। सेकंड, कुछ लोगों को पॉलिटिकल पोजीशंस दी गई, जैसे कि कुछ प्रिंसेस को गवर्नर बना दिया गया, राज प्रमुख का ओहदा उनको दे दिया गया, तो वो इस चीज को लेके खुश थे और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उन्होंने साइन किया। तो यहां पे कुछ ऐसे स्टेट्स अभी भी थे जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करने के लिए तैयार नहीं थे। तो कश्मीर जो था उसने साइन नहीं किया था 15 अगस्त तक। हैदराबाद ने भी यहां पे ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट था साइन नहीं किया था। यूनाइटेड प्रोविंसेस इसमें नहीं आते। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी बी, क्योंकि पहले जो दो यहां पे रीजन दिए गए हैं कश्मीर, हैदराबाद, इन्होंने साइन नहीं किया था। और यहां पे आप जानते हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हुई है इस कंट्री की, अपने देश की, इसके लिए अगर किसी को हम यहां पे श्रेय देते हैं तो वो वल्लभ भाई पटेल जी को देते हैं, क्योंकि उन्होंने 534 देशी रियासतों को इकट्ठा करके जो हमारी कंट्री है जिसको हम इंडिया कहते हैं उसको बनाया था। ठीक है, तो यहां पे 3 ऐसे रीजन थे जो सबसे ज्यादा हमें परेशान कर रहे थे। उसमें थे कश्मीर नहीं साइन कर रहा था, हैदराबाद जो था वो भी साइन नहीं कर रहा था, और जूनागढ़ भी साइन नहीं कर रहा था। इन तीनों का जो केस स्टडी है वो हम पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर डिस्कस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट दे रखी है। पहली कहती है ड्यूरिंग क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आया था, ऑटोनॉमी ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस वाज एक्सेप्टेड। जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस थे उनकी ऑटोनॉमी को एक्सेप्ट कर लिया गया था। ड्यूरिंग गांधी जिन्ना टॉक्स जो कि 1944 में हुई थी, गांधी एक्सेप्टेड द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस। तो गांधी ने मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस की सेल्फ डिटर्मिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया था।
तीसरा, आफ्टर द कैबिनेट मिशन 1946 कांग्रेस कंसीडर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस सेटिंग अप अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इस पॉसिबिलिटी को मान लिया था कि जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस हैं वो अपनी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। सोचिए, चलिए देखिए, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन बनाया गया है मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है आपकी नॉलेज के लिए। यहां पे बेसिकली अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो सीड्स हैं वो कहीं ना कहीं पड़े हैं, जैसे कि क्रिप्स मिशन 1942 के बाद मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस थे, उनकी ऑटोनॉमी को एक्सेप्ट कर लिया गया, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो एक्सेप्टेंस थी वो दिखनी शुरू हो गई थी। सेकंड, गांधी जीना टॉक्स जो थी, इसके बाद भी गांधी ने एक्सेप्ट कर लिया राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस का। इससे भी कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान का जो उनका पूरा एक ऑब्जेक्टिव था उसको पावर मिली थी। देन कैबिनेट मिशन प्लान के बाद भी मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस जो थे वो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रहे थे। कांग्रेस को ऐसी पॉसिबिलिटी दिखने लग गई थी और कांग्रेस ने एक्सेप्ट भी कर लिया था कुछ हद तक इस पॉसिबिलिटी को। तो तीनों ही सिचुएशन, तीनों ही सिनेरियोस, तीनों ही इंसिडेंसेस ने कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान का एक आइडिया था उसको रियलिटी बनाने में कहीं ना कहीं आप कह सकते कंट्रीब्यूट किया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहां पर डी। मेंस के अंदर अगर पाकिस्तान के ओरिजिनेशन को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये 3 पॉइंट्स आपको लिखने ही लिखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज का जो आखिरी क्वेश्चन है वो माउंटबेटन प्लान के बारे में है। पूछा गया माउंटबेटन प्लान के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहला, पंजाब एंड बंगाल असेंबलीज टू टेक डिसीजन ऑन पार्टीशन। पंजाब और बंगाल असेंबली को पार्टीशन के ऊपर डिसीजन लेना था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिलेट डिस्ट्रिक्ट, इनको पाकिस्तान के साथ मर्ज कर दिया गया था। 2 डोमिनियंस टू बी क्रिएटेड इफ पार्टीशन इज टू टेक प्लेस विद 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज। 2 डोमिनियंस जो थी वो क्रिएट होती अगर पार्टीशन होता और उनकी 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होने वाली थी। सोचिए, चलिए देखिए, माउंटबेटन प्लान को डिकी बर्ड प्लान भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पंजाब और बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो थी इनको 2 ग्रुप्स में मिलने के लिए कहा गया, हिंदू एंड मुस्लिम, और कहा गया अगर सिंपल मेजोरिटी भी मिल जाती है पार्टीशन के लिए देन ये जो प्रोविंसेस है दोनों के दोनों, जो बंगाल है, क्योंकि आपको पता है ईस्ट बंगाल जो था वहां पे मुस्लिम मेजोरिटी थी, वेस्ट बंगाल जो था वहां पे हिंदू मेजोरिटी थी, सिमिलर सिचुएशन थी पंजाब के साथ, इनको पार्टीशन कर दिया जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। क्या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिलहट डिस्ट्रिक्ट जो थे इसको मर्ज करने की बात करी गई थी? तो यहां पे इन दोनों को मर्ज करने की बात पाकिस्तान के साथ नहीं करी गई थी, रादर यहां पे रेफरेंडम की बात करी गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साथ में जो सिंध प्रोविंस था इसको भी कहा गया कि आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, ठीक है। देन 2 डोमिनियंस बनाने की भी बात करी गई थी और वहां पे 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी होती अगर पार्टीशन होता। ये स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है। पहली और तीसरी स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा ए। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम 2 मिनट के अंदर इसे रिवाइज करेंगे, इसे मिस मत करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मुस्लिम लीग की बात करी थी हमने, इनफॉर्मल मीटिंग्स जो थी उसको ज्वाइन नहीं कर रहे थे कैबिनेट की, और यहाँ पे कांग्रेस के डिसीजंस के अंदर इंटरफेयर कर रहे थे। फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत अली खान मुस्लिम लीग से आते थे और बाकी मिनिस्टर्स को काम नहीं करने दे रहे थे, और यहाँ पे कांग्रेस ने कंप्लेन करी ब्रिटिशर्स को कि आप मुस्लिम लीग को कहिए अपना एटीट्यूड चेंज करें, कोऑपरेट करें हमारे साथ, और अगर नहीं करना है तो रिजाइन करें, और वो रिजाइन नहीं करते हैं तो फिर हम रिजाइन करेंगे, ऐसा कंप्लेन किया गया। देन वी डिस्कस्ड अबाउट हिंदू मुस्लिम टेंशन के बारे में। तो यहाँ पे शिमला डेप्यूटेशन, जिसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग करी गई थी, और मॉलेमेंटो रिफॉर्म्स के अंदर 1909 में ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो थे वो दे भी दिए गए थे, और एक तरीके से पार्टीशन के जो सीट्स थे वो यहाँ पे डाल दिए गए थे। सिमिलरली 1909 के अंदर मॉन्टेक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म आएंगे, जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पे किया गया था मुस्लिम्स के लिए, वो फर्दर एक्सपेंड कर दिया गया था, जिसमें सिख्स को भी इंक्लूड किया गया था, डिप्रेस क्लासेस को भी यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश करी गई थी। देन वी डिस्कस्ड अबाउट नेक्स्ट, हमने क्या डिस्कस किया था, ब्रिटिश लीविंग इंडिया के बारे में। तो यहाँ पे जो डेट थी वो डिसाइड करी गई थी जून 30, 1948। प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर भी कहा था कि हमारी पावर और ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएगी और सारी की सारी पावर हम सेंटर और प्रोविंसेस को दे के जाने वाले हैं। देन डिस्कशन हमारा हुआ था वेवल के बारे में। वेवल को रिप्लेस किसने किया था? तो माउंटबेटन ने रिप्लेस किया था। लॉर्ड वेवल के बाद लॉर्ड माउंटबेटन आए थे, और फिर उसके बाद माउंटबेटन प्लान भी आया था। इसमें हमने डिस्कस किया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एक्ट था माउंटबेटन प्लान के ऊपर बेस्ड था। ये जुलाई 5, 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया, और फिर 18 जुलाई 1947 को इसे रॉयल एसेंट भी मिल गई। देन यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को इसे इंप्लीमेंट किया गया। देन हमारा डिस्कशन हुआ था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को लेकर कुछ और। तो यहाँ पे दोनों को कहा गया, दोनों डोमिनियंस को, कि आप अपने अपने गवर्नर जनरल जो है वो अपॉइंट करें, और यहाँ पे बेसिकली 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस जो थी इंडिया पाकिस्तान, उसको भी बनाने की बात करी गई।
देन यहाँ पे जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, और इंडियन साइड से नेहरू नहीं थे, इंडियन साइड से माउंटबेटन थे, क्योंकि पहले से ही माउंटबेटन गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पे जो कांग्रेसमैन थे उन्होंने कहा कि आप ही एज ए गवर्नर जनरल कंटिन्यू करिए। देन वी डिस्कस्ड अबाउट August 15, 1947 ऑल स्टेट्स साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, लेकिन कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ इन्होंने साइन नहीं किया था। हमने पटेल के कंट्रीब्यूशन के बारे में भी यहाँ पर देखा था। फिर हमने वेरियस इंसिडेंसेस देखे थे जहां पे पाकिस्तान का जो पूरा एक आइडिया था उसको फर्दर जो था फिलिप दिया गया था। फाइनली वी डिस्कस्ड अबाउट माउंटबेटन प्लान। पंजाब बंगाल को यहाँ पे कहा गया कि आप पार्टीशन के ऊपर डिसाइड करिए। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस सिलहेट के अंदर रेफरेंडम की बात करी गई। सिंध को कहा गया अपना डिसीजन खुद लीजिए, और 2 डोमिनियन के बारे में बात करी गई कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पर आएंगी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि फ्रीडम जो होगी वो 15 अगस्त 1947 को दी जाएगी। 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने अच्छे से पूरी सीरीज को किया होगा। आपको फाइनली मैं यही चीज कहना चाहूंगा यहाँ पर कि जो भी सीरीज है इसके जो क्विजेज हैं उसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करिएगा। नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। 2020 के लिए अगर अपीयर कर रहे हैं तो अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। अब बस जो पीडीएफ दी गई हैं उसको रिवाइज करिए मल्टीपल टाइम्स, और मल्टीपल टाइम क्विजेस को प्रैक्टिस करके जाइएगा। एक एक क्वेश्चन को प्रीलिम्स के अंदर बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिएगा, और ये जरूर देखिएगा कि आपसे करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट पूछा गया। यहां गलती नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ने में गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छे से परफॉर्म करिएगा, विदाउट स्ट्रेस जाइएगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छे से मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करके जाएंगे इन क्वेश्चंस को तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई होगा, और वहां पर गलती होने के चांसेस जो होंगे वो कम हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पे क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, रिवाइज अच्छे से करके जाना है। ऑल द वेरी बेस्ट। प्रीलिम्स के बाद मिलते हैं।